प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग तनाव को योग के द्वारा कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे इसका प्रबंधन किया जा सकता है, कैसे दूर किया जा सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो दो चीज़ें हमें यहाँ समझनी होंगी, एक तो तनाव और दूसरा योग। तो पहले हमें यह समझना होगा कि तनाव क्या है, तनाव क्यों हमारे जीवन में प्रभावी, क्यों हम इसको सीखें। तो पहले विद्यार्थियों को तनाव नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के आधुनिक युग में, इस विज्ञान के बढ़ते युग में विद्यार्थियों को भी तनाव हो रहा है और उस तनाव के कारण विद्यार्थियों के विद्यार्थी जीवन पर या उनके परफॉर्मेंस या निष्पादन पर काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इन कठिनाइयों से निपटने के लिए, इसकी समस्याओं के हल के लिए आज हम जानेंगे कि तनाव क्या है। तो तनाव को जनरली हम लोग कहते हैं कि किसी को चिंता हो गई, किसी को भय हो गया, किसी को दुख हो गया, किसी को डिप्रेशन हो गया, किसी को फ्रस्ट्रेशन हो गया, या अनेक बाधाएं आती हैं जीवन में जिसकी वजह से मनुष्य को तनाव होता है। तो इस तनाव की कोई एक सर्वमान्य परिभाषा आज तक नहीं है। विश्व में कोई एक सर्वमान्य परिभाषा नहीं है जिससे कहा जाए कि यही तनाव है। कुछ लोगों ने कहा कि स्ट्रेस इज पेनफुल स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन ये परिभाषा भी हर जगह हमें दुख से या भय से, चिंता से ही तनाव नहीं होता है, कई बार हमें खुशी से भी तनाव होता है। तो हम लोग देखेंगे कि तनाव के कितने प्रकार हैं और तनाव कैसे होता है। पहले है यू स्ट्रेस। यह अति उत्तेजना के कारण होता है। जैसे हम लोग किसी प्रोजेक्ट को ले लिए या कोई काम हमारे सामने आ गया, कोई हमको मिलने आ रहा है, कोई घटना अच्छी, कोई परिणाम हमारे सामने अच्छा आने वाला है, इसके लिए हम काफ़ी एक्साइट होते हैं, काफ़ी उत्तेजित होते हैं और उस उत्तेजना में हम उस काम को काफ़ी तेज़ी से करना चाहते हैं, जिसकी वजह से जिसको हमारे यहाँ तनाव कहा जाता है, वो भी एक तनाव का प्रकार है। जैसे हमारे वैज्ञानिक थे, तो उन वैज्ञानिकों ने रात दिन एक ही बात सोचा कि हमको ऐसा करना है, वैसा करना है, जिसके कारण उनके जीवन में रिजल्ट आता था और उससे एक कोई सिद्धांत या कोई एक थ्योरी बन जाती थी। तो इस प्रकार की जो बातें होती हैं, इसको भी हम तनाव ही कहते हैं कि अपने जीवन में या कोई प्रोजेक्ट आ गया, उसको हम पूरा करने के लिए जो एकदम उत्साह से काम करते हैं, वो भी एक प्रकार का तनाव ही होता है। दूसरा है एक्यूट स्ट्रेस, जिसे किसी ने, आप जो डे टू डे लाइफ में आता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में किसी ने आपके साथ कोई मिसबिहेव किया, कोई दुर्व्यवहार कर दिया, कोई इस प्रकार की घटना हो गई जिसकी वजह से आप तनाव में आ जाते हैं और आप दिन भर उसके बारे में सोचते रहते हैं। तो आपके होने वाले कार्यों पर, आपकी दिनचर्या पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद तीसरा है एपिसोडिक स्ट्रेस, एक्यूट स्ट्रेस, जिसको किसी के जीवन में कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती है, कोई एक बड़ा सदमा लग जाता है, कोई या किसी चीज पर उनका अनियंत्रण हो गया या कोई अपराध हो गया, जिसकी वजह से उनके जीवन में इस प्रकार का तनाव बना रहता है। तो ये तनाव जिंदगी भर बना रहता है। जैसे किसी की गलत शादी हो गई किसी के साथ, तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, इसको एपिसोडिक एक्यूट स्ट्रेस कहते हैं। तीसरा है कि क्रोनिक स्ट्रेस, गलत शादी हो जाना, गलत जॉब मिल जाना, किसी को ऐसा जॉब मिल गया या किसी टीचर के साथ आपका कुछ गड़बड़ हो गया, जिसकी वजह से उस टीचर को देखते आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, आपको देख के टीचर स्ट्रेस में आ जाता है। तो उस क्लास में बैठ करके अगर आप सीखना चाहेंगे तो आप कतई नहीं सीख सकते हैं। आपका दिमाग हरदम भाग भाग के उसी तरफ जाएगा और आपको एक प्रकार का स्ट्रेस बना रहेगा, जिसकी वजह से आपको अपने लर्निंग प्रोसेस में बड़ा प्रॉब्लम होता है, एक बड़ी समस्या होती है और आपका लर्निंग पूरी तरीके से उससे प्रभावित होती है। तो इस प्रकार के जो पेनफुल स्टेट है, वो आपके सीखने पर प्रभाव डालता है और इसकी वजह से आपके शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन नाम के स्राव होते हैं, जिसे हम वैज्ञानिक भाषा में हार्मोन्स कहते हैं। ये हार्मोन्स आपके शरीर में डेवलप होते हैं और वो आपके अंदर चिंता, भय, ग्रस्त, तनाव, इस प्रकार की स्थितियों को पैदा करते हैं और आपका सीखना उससे बुरी तरीके से प्रभावित होता है। आप पूरे दिन उससे परेशान रहते हैं, रात भर परेशान रहते हैं और इस तनाव के कारण आपकी विद्यार्थी लाइफ, आपका जीवन जो है बुरी तरीके से प्रभावित होता है। ये केवल आपका कंसंट्रेशन नहीं बिगाड़ते हैं, बल्कि इनकी वजह से
कार्टिसोल और एड्रेनालिन की वजह से इससे आपका हृदय गति बढ़ जाती है, आपकी पचन क्रिया प्रभावित होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियों का पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ साथ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ये बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं, जिससे आपका कंसंट्रेशन लगातार बिगड़ता रहता है, कंटिन्यू बिगड़ता रहता है और आप अनिद्रा के शिकार हो जाते हैं। अनिद्रा का शिकार माने इंसोमोनिया, कि आपको पूरी नींद नहीं आती है, नींद आएगी तो बहुत ज़्यादा आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी। तो इस प्रकार से अगर आपका फिजियोलॉजिकल फंक्शन बिगड़ जाता है तो आप कंसंट्रेट होकर किसी चीज़ को सीख या पढ़ नहीं सकते हैं। तो तनाव हमारे जीवन में इस प्रकार से बहुत बुरी तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है। तो केवल ये विद्यार्थी जीवन को नहीं प्रभावित करता है, कभी कभी ये साइकोसोमेटिक डिजीज़ के रूप में आ जाता है, आपके ऊपर मनोकायिक प्रभाव होते हैं, जिसकी वजह से जैसे लोगों में आजकल जनरल देखा जाता है कि लोगों को अटैक की बीमारी कम उम्र में हो जाती है, डायबिटीज़ हो जाती है, थायराइड हो जाती है, उसके बाद किसी किसी को किसी किसी को अनेक प्रकार के रोग होते हैं, जिनके कारण मनुष्य उन रोगों से लड़ता रहता है, स्पॉन्डिलाइसिस हो जाता है। तो इस प्रकार के कई रोग हैं जो मनुष्य को अपने जीवन में उनके कामों से बाधित कर देते हैं, उनका काम अच्छे ढंग से नहीं होता है, उनके जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती हैं और इस प्रकार से मनुष्य मानसिक रूप से दबा होता है। तो इन तनाव के कारण मनुष्य के शरीर में मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के परेशानियां उत्पन्न होती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसके कारण मनुष्य का पूरा जीवन प्रभावित होता है और मनुष्य क्या करता है कि उसका काम में मन नहीं लगता है और फिर धीरे धीरे वो क्या करता है, पलायनवादी हो जाता है, हर काम से अपने जान छुड़ाने लगेगा, वो असामाजिक हो जाएगा, लोगों में उठना बैठना बंद कर देता है, लोगों में आना जाना बंद कर देता है, फिर वो गलत उत्तर देगा, हर बात में उसमें चिड़चिड़ापन दिखाई देगा। ये इसके लक्षण हैं कि मनुष्य तनाव में होता है तो इस प्रकार के व्यवहार करता है। इस तनाव की स्थिति में आप में नकारात्मक विचारों का जन्म होता है, या तो आप फिर ज़्यादा खाना खाने लगते हैं या कम खाना खाने लगते हैं, मनुष्य स्मोकिंग करने लगता है या किसी ड्रग्स का एडिक्ट हो जाता है, जो उसके जीवन में बहुत ही घातक सिद्ध होता है। और इन सबसे बचने के लिए हमें कुछ न कुछ उपाय करना चाहिए। तो क्या उपाय करना चाहिए? इसकी दवा होती है, लेकिन ये जो तनाव से कम करने के लिए दवाएं हैं, इन दवाओं को खाने से मनुष्य इन दवाओं का एडिक्ट हो जाता है, फिर वो दवाएं जीवन में निकालना बड़ा कठिन होता है, इनका साइड इफेक्ट बहुत बुरी तरीके से होता है। इसलिए किसी चिकित्सक के पास जाएंगे तो वो आपको इन दवाओं को खाने से मना करता है, वो दूसरे इलाज बताता है, दूसरी थेरेपी बताता है। तो आइए देखते हैं कि इसको और दूसरी तरीके से कैसे इससे लड़ा जा सकता है। एक तो है कि आप नियमित रूप से व्यायाम करें। नियमित रूप से व्यायाम करने से आपका तनाव कम होता है। उसके बाद इन तनावों का कारण खोजा जाए कि वो तनाव कैसे कम हो सकते हैं, जिसके सामाजिक और दूसरे कई उपाय हैं, जिसकी वजह से मनुष्य समाज में रह करके और लोग हैं उनसे मिल करके अपने तनाव को कम कर सकता है। कभी कभी मनुष्य क्या करता है कि चैंटिंग करता है, मंत्रों का जाप करता है, उससे भी तनाव कम होता है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कि इसको योग के द्वारा कैसे तनाव को कम किया जा सकता है। तो पहले देखेंगे कि योग क्या है। आपने योग की बहुत सारी परिभाषाएं पढ़ी होगी, जिसमें आपको बताया जाता है आत्मा से परमात्मा का मिलन है, योग जो है वो जोड़ना है, योग इक्वानिमिटी है, योग परमात्मा से मिलन। लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम पतंजलि योग सूत्र में जो योग की परिभाषा दी गई है पहले सूत्र में कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोध, हम उस पर आज चर्चा करेंगे कि योगस्य चित्तवृत्ति निरोध क्या है। योग के द्वारा हम अपनी चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं, या चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो सप्रेशन और रिमूवल ऑफ द ऑल एक्टिविटीज ऑफ माइंड इज योगा। तो ये चित्त की वृत्तियां क्या है जिनका हम निरोध करते हैं? कौन सी चित्त की वृत्तियां हैं जिनका हम निरोध करते हैं? हमारे मन में जो अनवांटेड थॉट्स चलते रहते हैं, इनका निरोध ही योग है। तो योग क्या है कि चित्त की वृत्तियों को निकालना। अगर आप चित्त की वृत्तियों को निकाल देते हैं, आप चित्त की वृत्तियां जो चल रही हैं, अनवांटेड थॉट आपके मन में जो चल रहे हैं, अगर उनसे आप बाहर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप इन तनावों से बच सकते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने बड़ी अच्छी परिभाषा दिया है योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। तो चित्तवृत्ति निरोध
suppression of the mind, suppression of the activities of the mind or removal of the different thoughts of the mind is योग। तो ये समझना होगा कि चित्त की वृत्तियों के निकालने से निकालना ही योग है, उनसे बचना ही योग है। तो हम देखेंगे कि चित्त की वृत्तियों को निकालना योग है और उसके जो दूसरे आयाम हैं उससे कैसे हम तनाव से बच सकते हैं। तो चित्त की वृत्तियों को निकाल दिया जाएगा। अगर अनवांटेड थॉट आपके माइंड से निकाल दिए जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका मन हल्का हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा और आप जो सुनेंगे, जो करना चाहेंगे, जो सोचेंगे वो सब सकारात्मक होगा और आपके जीवन में बहुत अच्छा आपका जीवन हो जाएगा, काफ़ी सुखमय जीवन हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि योगा ब्रिंग्स हैप्पी, हेल्थ एंड हार्मनी इन आवर लाइफ। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं योग के द्वारा हमारे जीवन में आती हैं तो हमारा जीवन खुशहाल हो जाता है। तो पहले हम देखेंगे कि योग के द्वारा हम कैसे इसको निकालेंगे। तो अष्टांग योग में पहला है यम, जो सोशल डिसिप्लिन है, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य इन चीज़ों को पालन करने कहा जाता है। ये सेल्फ डिसिप्लिन है। अपने आप अगर डिसिप्लिन में हैं, आप अहिंसा का, सत्य का, अस्तेय का, परिग्रह का और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में तनाव कम आएंगे और आपका जीवन बहुत ही अच्छा और अनुशासित जीवन होगा। दूसरा है नियम, जिसको सोशल डिसिप्लिन कहा गया, जिसमें शौच, संतोष, ईश्वर प्राणिधान, तप, स्वाध्याय। तो इन चीज़ों का अगर आप शौच, संतोष, तप और स्वाध्याय इन सब का नियमित रूप से अक्षरशः पालन करेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में खुशी आएगी, आपके जीवन में तनाव का स्तर कम होगा, आप एक अच्छे मनुष्य की तरह जिंदगी जी पाएंगे। और अगर आप विद्यार्थी हैं तो इन चीज़ों का लाभ बहुत मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ संस्कृत में आपने पढ़ा होगा, लिखा है कि कागचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंच लक्षण। विद्यार्थी के 5 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें कहा गया कि कागचेष्टा, कौवे की तरह चपलता, बको ध्यानम, बकुले की तरह ध्यान, एकाग्रता, कागचेष्टा बकुल ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च, कुत्ते की तरह निद्रा। जैसे कुत्ता सोता है, थोड़ा सा खटचुआ कि जाग जाता है, निद्रा में भी पूरी तरीके से चौकन्ना रहता है, निद्रा के समय भी एकदम पूरी तरीके से चौकन्ना रहता है। गृह त्यागी, सांसारिक सुखों का कम से कम उपभोग करना। और मिताहारी, मिताहार का मतलब है कि अगर आप भोजन को थोड़ा सा कम करना, जितनी आपकी भूख है उसमें से 1/4 भोजन न करना। जैसे आप 4 रोटी खाने की आपकी कैपेसिटी है तो आप 3 ही रोटी खाएं और बाकी समय में बाकी का ज़्यादा भोजन न करें। तो इस प्रकार से विद्यार्थी के जीवन में ये चीज़ें आनी चाहिए। तो यम नियम का पालन हम करेंगे तो इससे हमारा विद्यार्थी जीवन बहुत अच्छे ढंग से प्रभावित होता है और जो अध्ययन करते हैं इस पर हमारी पूरी एकाग्रता रहेगी और पूरा हमारा अधिकार रहेगा। हम अपने मन चाहे ढंग से उसमें परफॉर्मेंस ला सकते हैं। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हमारे जीवन में तनाव आएगा, क्योंकि हमारी बातें जो चाही बातें हैं वो अनचाही हो जाएंगी। तो अनचाही बातों के होने से हमारे मन में तनाव का घर बनता है। तीसरा है आसन। तो आसनों को देखने जाएंगे तो हमारे यहाँ 3 प्रकार के आसन बताए गए हैं। पहला है ध्यानात्मक आसन, जिसमें बैठ करके हम अपने माइंड को कंसंट्रेट करते हैं या ध्यान करते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक आसन, जिसमें जिन आसनों के करने से हमारे शरीर के अन्य अवयव या फिजियोलॉजिकल फंक्शन बैलेंस में रहता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर अच्छा रहता है और हम ज़्यादा देर तक कार्यक्षम रूप से कार्य कर सकते हैं। उन आसनों को लिया गया है, जिसमें है ताड़ासन है, वज्रासन है और भुजंगासन है, वृक्षासन है, ऐसे तमाम सारे आसन हैं। और उसके बाद तीसरे प्रकार का आसन जो है उसको कहा गया कि ये विश्रामात्मक आसन है। आसनों के करने से जो शरीर में तनाव या थकान आती है उससे बाहर जाने के लिए इन आसनों को किया जाता है, जिसमें शवासन और मकरासन 2 आसनों को इसमें रखा जाता है। तो शवासन के लिए हमारे यहाँ हठ प्रदीपिका में स्वात्माराम जी कहते हैं कि श्रमे जायते शवासन। अगर आप शवासन करेंगे तो आपके शरीर की थकान निकल जाती है। तो इन आसनों के करने से जो पैसिव स्ट्रेचिंग होती है, आपको ध्यान रखना होगा कि ये आसन जो है ये व्यायाम नहीं है। इन आसनों के करने से आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ प्रभावित होती हैं, आपके सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन प्रभावित होते हैं, आपके शरीर के सारे जोड़ जो हैं वो खुल जाते हैं और उसके साथ साथ आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है,
आपके शरीर में प्रसन्नता आती है, क्योंकि इन आसनों के करने से डोपामाइन नाम का एक अंतर्स्रावी हार्मोन है जो सेक्रेट होता है, जो स्रवित होता है, जिसकी वजह से हमारा मन प्रसन्न रहता है, चित्त प्रसन्न रहता है। अगला है, आसन के बाद अगला है प्राणायाम। प्राणायाम के द्वारा हम शरीर अपने मन को नियंत्रण में रख सकते हैं, क्योंकि पतंजलि ने कहा है कि योगस चित्त वृत्ति निरोध, योग जो है चित्त की, योगस चित्त वृत्ति निरोध नहीं, प्राणायाम के द्वारा हम पूरक, रेचक और कुंभक करते हैं। और ये ध्यान रखना होगा कि प्राणायाम सांसों की एक्सरसाइज नहीं है, प्राणायाम सांसों पर नियंत्रण नहीं है, प्राणायाम सांसों के बारे में अवेयरनेस है। तो तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिर्विच्छेद प्राणायाम, तो वो पतंजलि कहते हैं कि पिकुलियर वे ऑफ ब्रीदिंग इज प्राणायाम, कि हमें पिकुलियर वे ऑफ ब्रीदिंग, कैसे इसको लय में रखना है, इसके प्रति कैसे जागरूक रहना है, तो हमें प्राणायाम सिखाया गया। तो प्राणायाम में तमाम सारी बातें बताई गई हैं। तो थोड़ा सा प्राणायाम के अभ्यास में हमें कुछ कपालभाति करना चाहिए, और उसके बाद हो सके तो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, या इसी को नाड़ी शोधन प्राणायाम कहा जाता है, जिसमें 3 चीज़ें बताई गई हैं, पूरक, रेचक और कुंभक। तो पूरक जो है सांस को लेना है, और रेचक जो है सांस को छोड़ना है, कुंभक सांस को रोकना है। तो अभी आपको प्राथमिक स्टेज में, इनिशियल स्टेज में आपको कुंभक नहीं करना चाहिए। तो पूरक में क्या करना है कि अगर 4 काउंट में आपने सांस को लिया तो 8 काउंट में हमें सांस को छोड़ना चाहिए। तो आप प्राणायाम के बारे में जानने जाएंगे तो प्राणायाम हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करता है। हमारे शरीर में जो मल होते हैं, जो विकार होते हैं, वो प्राणायाम के द्वारा निकाले जाते हैं। इसके द्वारा हमारे मन की शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि हमारा मन सूक्ष्म हो जाता है। इसलिए प्राणायाम हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। तो प्राणायाम का अभ्यास करके हम अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। स्वात्माराम जी ने कहा कि चले बातें चले चित्तम निश्चले निश्चले भवेत। अगर आपकी सांस चलायमान है तो आपका चित्त स्थिर नहीं हो सकता है। अगर आपकी श्वास स्थिर हो जाती है, लय में हो जाती है, तो आपका चित्त स्थिर हो जाता है। आपका चित्त स्थिर हो जाता है तो आपकी काम करने की, आपके मन की काम करने की, आपके माइंड की काम करने की शक्ति दुगना हो जाती है, 4 गुना हो जाती है। तो इसलिए हमें अपने अध्ययन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए नियमित प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तो ये जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, इसके लिए किसी मशीन की, किसी ग्राउंड की, किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। आप जहाँ रहते हैं, घर में रहते हैं, आप खेत बगीचों में, खलिहानों में रहते हैं, तो वहाँ जा कर के इसका आप अभ्यास बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि इसको किसी अच्छे गुरु से सीखें और इसका अभ्यास करते रहें, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे लाभ आपके विद्यार्थी जीवन में हो सकते हैं, और आप तमाम सारे प्रकार की तनाव से मुक्तियां पा सकते हैं। तमाम सारे जो आपके एडिक्शन होते हैं, किसी चीज़, किसी को नशा खाने की आदत लग जाती है, किसी को गुटखा तंबाकू खाने की आदत लग जाती है, तो आप उससे भी इन प्राणायाम, आसन और इनके अभ्यास से आपको मुक्ति मिल सकती है। इसके बाद अगला जो आयाम है वो है प्रत्याहार। प्रत्याहार में हम लोग क्या, प्रत्याहार में आपके जो सेंसेस हैं, 5 प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके ऊपर नियंत्रण रखना, इनको विड्रॉल करना। विड्रॉल ऑफ द ऑल सेंसेस आर द प्रत्याहार। तो प्रत्याहार के द्वारा हम क्या करते हैं कि अपने सेंसेस पे कंट्रोल रखते हैं, नियंत्रण रखते हैं। तो नियंत्रण रखने का क्या मतलब है कि हमें क्या सुनना चाहिए, हमें क्या सूंघना चाहिए, हम क्या देख रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या स्पर्श कर रहे हैं, इसके बारे में हमें हरदम जागरूक रहना चाहिए। और एक विद्यार्थी अगर इस चीज़ पे अमल करता है और इन चीज़ों पे नियंत्रण रखता है तो निश्चित रूप से वो अपने जीवन में बहुत ही उन्नति प्राप्त पा सकता है, क्योंकि ये जो इंद्रियां हैं यही हमको अपने मार्ग से भटकाती हैं, हमारा डिस्ट्रैक्शन करती हैं, हमारी एकाग्रता को भंग करती हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचने के लिए हमें अपने सेंसेस पर, अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखना होगा, नियंत्रण रखना होगा। उसके बाद अगला आता है धारणा। तो धारणा के बारे में कहा जाता है कि धारणा, हमें अपने माइंड पे कंट्रोल रखने को धारणा कहा जाता है, कि माइंड को एक जगह एकाग्र करना, किसी एक रूप, रंग, आकृति पर अपने माइंड को बहुत देर तक कंसंट्रेट रखना,
एकाग्र करके रखना ही धारणा कहा जाता है। तो धारणा करने से हमारी एकाग्रता धीरे धीरे बढ़ती है। आपने एक कहानी महाभारत की सुनी होगी कि द्रोणाचार्य सभी शिष्यों को बुलाते हैं और बुला के बैठा लेते हैं। एक पक्षी को एक वृक्ष पर रख देते हैं और कहते हैं कि इसकी आँख में सरसंधान करना है, धनुष बाण से निशाना लगाना है। तो सारे विद्यार्थियों को बुला के पूछते, तुमको क्या दिख रहा है, तुमको क्या दिख रहा है। सब अपना अपना उत्तर देते हैं। किसी को पेड़ दिखता है, किसी को पक्षी दिखता है, किसी को सब दिखता है। अर्जुन को बुलाया तो अर्जुन ने कहा कि गुरुवर, हमें केवल पक्षी की आँख दिख रही है। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन, आप इसका निशाना लगाओ और इस निशाने को आप लगाओ, लक्ष्य का भेद आप करो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप धारणा का अभ्यास करोगे तो आपको केवल अपना लक्ष्य दिखेगा। संसार की बहुत सारी चीज़ें पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, आपका अवधान भंग नहीं होगा, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में बड़ी आसानी से सफल हो सकते हैं। मित्रों, आज कंपटीशन का युग है, तमाम प्रतियोगिता है, बहुत सारा कंपटीशन है। आप जहाँ जाओगे वहीं बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं। तो आपके लिए हर जगह संघर्ष करना पड़ता है और उस संघर्ष से ऊपर जाने के लिए इन चीज़ों का अभ्यास बहुत आवश्यक है, क्योंकि सारी चीज़ों को पाने में बड़ी कठिनाई हो रही है। ये जो वैज्ञानिक युग है इसमें संघर्ष बढ़ता जा रहा है। तो इन संघर्ष से लड़ने के लिए आपको धारणा का अभ्यास करना होगा। और उसके बाद आता है ध्यान। ध्यान एक ऐसी चीज़ है मित्रों जिसकी वजह से, जिसके अभ्यास से आप सुपर मानव बन सकते हो, सुपर ह्यूमन बन सकते हो, महामानव बन सकते हो। वो कैसे बन सकते हो? क्योंकि ध्यान का ये जो धारणा आपको बताई गई, ये धारणा का स्पान, इसकी ड्यूरेशन, इसकी अवधि जब बड़ी हो जाती है इसी को ध्यान कहते हैं। और मनुष्य एक ऐसी अवस्था में होता है जहाँ वो कुछ नहीं करना होता है, केवल वो अपने शरीर में बह रही ऊर्जा का संचार जो हो रहा है उसका एहसास करता है और उसका माइंड पूरी तरीके से, उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन पूरी तरीके से एक नियंत्रण में होते हैं, एक लय में होते हैं, पूरा माइंड रिलैक्स हो जाता है। आप देखेंगे कि ध्यान करने वाला व्यक्ति इंसोमोनिया का शिकार नहीं होता है, उसे अनिद्रा का शिकार नहीं होना पड़ता है, उसे जल्दी हार्ट अटैक नहीं होगा। उसको जो ये साइकोसोमेटिक डिजीज़ हैं जिसमें अभी हमने बताया कि गठिया की बीमारी हो जाती है, जो जोड़ों के दर्द होते हैं, और उसके बाद स्पॉन्डिलाइसिस है, डायबिटीज़ है या थायराइड है, इस प्रकार के जो रोग कम उम्र में हो जाते हैं, बड़ी आसानी से लोगों को ग्रसित कर लेते हैं, उससे मनुष्य बच सकता है। इसके अभ्यास से ये रोगों का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगता है। और माइंड में, जैसे मैंने तभी बताया था कि एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल नाम के हार्मोन्स सेक्रेट होते हैं जिसकी वजह से हमारा तनाव बढ़ता जाता है। तो अगर आप ध्यान का, धारणा का, प्राणायाम का या आसन का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपके माइंड में इनके अगेंस्ट जो दूसरे हार्मोन्स हैं वो सेक्रेट होने लगते हैं, जिसमें एंडोमॉर्फिन है, डोपामिन है और ऑक्सीटोनिन है, मेलाटोनिन है। ये जो हार्मोन सेक्रेट होते हैं इससे आपके शरीर में एक प्रसन्नता का प्रवाह होगा, एक उत्साह का प्रवाह होगा, एक सकारात्मकता जागती है, जिसकी वजह से आपका मन एकदम प्रसन्न रहता है और आप जिस कार्य को करते हैं उस कार्य में बहुत ही अच्छा निष्पादन या परफॉर्मेंस आता है। तो यदि आपको अपनी कार्य क्षमता बढ़ानी है, आपको स्वस्थ रहना है, आपको जिस क्षेत्र में है उसमें बहुत आगे रहना है, तो आपको ध्यान का अभ्यास करना होगा। ध्यान के अभ्यास करने से एंडोमॉर्फिन नाम का, सेरोटोनिन नाम का एक स्राव होता है आपके उसमें माइंड में, जिसकी वजह से, शरीर में, जिसकी वजह से आपका शरीर एकदम अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है, आपका मन प्रसन्न रहता है। और आपके मन में जो ये चिंता के भाव आते हैं, भय आता है किसी चीज़ के प्रति, या फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन जैसी जो बातें आती हैं, सदमा जैसे जो बातें आती हैं, वो बातें आपके मन से धीरे धीरे निकलने लगती हैं और आपके कार्य में कुशलता आने लगती है। आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रोजेक्ट हो जाते हैं। तो ध्यान के अभ्यास से या आसन प्राणायाम के अभ्यास से या प्रत्याहार या धारणा के अभ्यास से या ध्यान के अभ्यास से आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। केवल इसमें आपको अभ्यास करना होगा।
अभ्यास के बगैर इसमें किसी प्रकार की कोई भी सिद्धि होती नहीं है, कोई भी सफलता मिलती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ मेथोडोलॉजी में लिखा गया है कि न वेश धारणम सिद्धे न कारणम तत्कथा अभ्यासात सिद्धिमाप्नोत सत्यमे तन्न संशय। नाइदर बियरिंग a particular dress, not talking about that, only practice makes success, this is undoubtedly truth। तो आपको इन चीज़ों का अभ्यास करना पड़ेगा। आप अभ्यास करेंगे तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने में धीरे धीरे आपको इसका लाभ दिखने लगेगा। आपके व्यवहार में, आपके खान पान में, घूमने टहलने में इन चीज़ों का बड़ा लाभ होगा। गीता में लिखा है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त कर्मश्च चेष्टसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इफ यू आर टेम्परेट और रेगुलर in your diet, in your recreation, in your work, in your sleep and wake, you can mitigate your sorrow by practicing yoga। तो अगर आपको अपने जीवन में दुख से मुक्ति पानी है तो आपको इन चीज़ों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा, अपने आहार पर, अपने विहार पर, अपने सोने पर, जागने पर। निश्चित रूप से आपका जीवन काफ़ी सुखमय हो जाएगा। जो हठ योग के लक्षण हैं, हठ योग सिद्ध के लक्षण हैं, वही लगभग हमारे शास्त्रों में देखेंगे तो वही स्वास्थ्य के लक्षण हैं। क्योंकि हठ योग के लक्षण में बताते हैं बपुः कृशत्वम वदने प्रसन्ना नयनम सुनिर्मले नादस्फुटत्वम नयनम सुनिर्मले आरोग्यता बिंदुजयन प्रदीपनम नारी विशुद्धम सिद्ध लक्षणम। बपुः कृशत्वम, आपका बॉडी स्लिम हो जाएगा। बदने प्रसन्ना, आपके चेहरे पर प्रसन्नता दिखेगी। नयनम च निर्मले नादस्फुटत्वम, आपकी आवाज़ क्लियर हो जाएगी, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाएगा। नयनम सुनिर्मले, आपकी आंखों में एक चमक रहेगी। आरोग्यता, किसी प्रकार का आपको रोग नहीं होगा। आपको अपने बिंदु जयन प्रदीपनम, आपको अपने ऊपर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रहेगा। उसके बाद आपके सेंसेस पे कंट्रोल रहेगा। उसके बाद बताते हैं कि आपकी भूख और पचन शक्ति अच्छी हो जाएगी और आपके शरीर में नाड़ी शुद्ध हो जाएगी, मतलब आपके शरीर में ऊर्जा का संचार बराबर होगा। एक एक सेल्स तक आप योग के अभ्यास से अपने एक एक सेल्स तक आप ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं। आपका एक एक सेल्स, एक एक कोष जागृत रहेगा, जिसकी वजह से आप एक अच्छे मानव बन सकते हैं। तो हमें योग का अभ्यास विद्यार्थियों को इसलिए करना चाहिए कि हम एक अच्छे विद्यार्थी बने, जो काम कर रहे हैं उस काम में एक अच्छा निष्पादन आए, एक परफॉर्मेंस आए, जिसकी वजह से आप अच्छे व्यक्ति बनोगे तो आपकी वजह से एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। एक अच्छे समाज का निर्माण होगा तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण होगा और पूरे संसार के, पूरे जगत के, पूरे यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के सारी समस्याओं का समाधान केवल योग में है। केवल हमें इसका अभ्यास करना पड़ेगा। तो आज हम लोग ये प्रण करते हैं कि अपने विद्यार्थी जीवन में पहले तो तनाव आने नहीं देंगे किसी प्रकार का। अगर तनाव हमारे जीवन में आ जाता है तो हमें उसे योग के द्वारा उसका प्रबंधन करना है, उसे निकालना है। और अगर हमारे जीवन से तनाव निकल जाता है तो हम तमाम सारी बुराइयों से बच जाते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। जो हम सीखेंगे वो पूरी तरीके से सीखेंगे, क्योंकि योग के, ध्यान के, धारणा के अभ्यास से आपके मन की कैपेसिटी, आपके माइंड की कैपेसिटी बढ़ जाती है और आपकी याददाश्त बढ़ जाती है कि आप जो सीखेंगे वो बहुत दिनों तक आपके सबकॉन्शियस में रहेगा, आपके माइंड में रहेगा और वो जल्दी से विस्मृत नहीं होता है। तो आज हम अपने वक्तव्य को यहीं विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।